नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत जैव प्रक्रम को हम लोग पढ़ रहे हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने उत्सर्जन को पढ़ा, पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है इसे जाना। पौधों में उत्सर्जन के बाद बच्चों अब चलते हैं जंतुओं में उत्सर्जन को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न विषाक्त या हानिकारक पदार्थ तैयार होते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, एक बार फिर मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, जिसे कि उपापचय भी कहते हैं, उपापचय क्रिया के दरमियान जो विषाक्त पदार्थ या हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अब इन उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं और अनावश्यक ही शरीर में अगर ये जमा होते रहेंगे तो शरीर को नुकसान कर सकते हैं, शरीर के विभिन्न कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि जैसे डस्टबिन में अगर वेस्ट मटेरियल भर जाए, अगर फेंकिएगा नहीं तो डस्टबिन में फिर रखाएगा कहाँ से, तो शरीर से बाहर निकलते रहना उसका ज़रूरी है। अब आते हैं जंतुओं में उत्सर्जन के लिए। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जंतुओं में उत्सर्जन में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ तैयार होते हैं। बच्चों, श्वसन के अंतर्गत क्या होता है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है किसमें, CO2 और H2O में। यानी श्वसन की क्रिया के बाद उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये CO2 कैसे निकलता है हमारे शरीर से, विसरण क्रिया द्वारा, सांस की विधि से। यानी सांस जब हम छोड़ते हैं तो उसके द्वारा निकलता है, यानी फेफड़े के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये तो गैस है। CO2 क्या हो गया, ये एक प्रकार का गैस है, तो CO2 आसानी से निकल जाता है। अब आते हैं पोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत। पोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अपने सिंपल ग्लूकोज में टूटा, साथ साथ क्या है, प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड फर्दर टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है यूज होने के लिए। इसमें क्या निकलता है, प्रोटीन से जो हमारे पदार्थ निकलते हैं वह है अमोनिया, जिसको कि NH3 भी कहते हैं। ये अमोनिया बहुत ही जहरीला पदार्थ है। अगर ये और गैसियस रूप में है और बहुत ज़्यादा जहरीला है, तो अमोनिया का एक गुण है जल में घुलने की प्रवृत्ति है। तो ये तुरंत जल में घुल करके किस में बदल जाता है, यूरिया में, जो कम विषाक्त पदार्थ है। यूरिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पर विषाक्त कम है, विषैला कम है, और शरीर में फिर यह मूत्र के रूप में बाहर यूरिया है। और फिर क्या बनता है हमारे शरीर में, यूरिक एसिड है। अतिरिक्त जल अगर शरीर में है तो विषाक्त तो नहीं है, पर वो भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी जैव प्रक्रियाएं होती है वो किस मीडियम में होती है, जलीय माध्यम में होती है। जलीय माध्यम में होती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अब आते हैं कि जो एक कोशीय जीव है बच्चों, जो बहुकोशीय जीव है, एक कोशीय जीव है। एक कोशीय जीव में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो इन सब में उत्सर्जन आसानी से हो जाता है विसरण की माध्यम से, क्योंकि ये एक कोशीय जीव है। अमीबा की तो संरचना इरेगुलर होती है, तो जो भी विषाक्त पदार्थ में निकलते हैं शरीर के सतह पर जाके और विसरण के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो एक कोशीय जीवों में विसरण के माध्यम से इस तरीके से बने हुए जो विषाक्त पदार्थ हैं वो उत्सर्जन के द्वारा निकलते रहते हैं। अब चलते हैं जो बहुकोशीय जीव हैं।
तो बहुकोशीय जीवों में पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए। ये बस बहुकोशीय जीव में हर कार्य को करने के लिए एक विशेष अंग है। जैसे पोषण को करने के लिए पोषण तंत्र है, श्वसन को करने के लिए श्वसन तंत्र है, पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र है, जो पूर्व के कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा। वैसे ही उत्सर्जन को भी उत्सर्जन के कार्य को करने के लिए पूरा एक तंत्र है जिसे कि उत्सर्जन तंत्र है। बच्चों, चलते हैं मनुष्यों में मौजूद उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भागों को देखते हैं और इसकी संरचना को जानते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। बच्चों, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक पेयर किडनी है, इसे हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। और फिर दोनों किडनी से एक एक पेयर, एक कहने का मतलब कि दोनों किडनी से एक एक यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी निकलती है। और वो मूत्रवाहिनी कहाँ जाकर मिलती है? यूरिनरी ब्लैडर में, जिसे कि मूत्राशय कहते हैं। और वो मूत्राशय ओपन होता है एक सूक्ष्म मार्ग में जिसे कि यूरेथ्रा कहते हैं। यानी इस उत्सर्जन तंत्र के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। एक पेयर किडनी का, एक पेयर यूरेटर का, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है, और एक सिंगल है यूरिनरी ब्लैडर और सिंगल ओपनिंग है यूरेथ्रा। इन चारों के मिलने से आपको उत्सर्जन तंत्र बनते हैं। साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे हैं कि ब्लू और रेड 2 वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स। रेड किसको दर्शाता है? ये रेड कलर का ब्लड वेसल्स आर्टरी को दर्शाता है और ब्लू वेन को दर्शाता है। यानी एक से प्योर ब्लड आएगा और एक से इम्प्योर ब्लड, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। किडनी का शेप कैसा है? सेम के आकार का। आप लोगों ने सेम को अगर खाया तो सेम के बीज के आकार का है, यानी अंदर की ओर धंसा हुआ कॉनकेव पार्ट है और बाहर की ओर उभरा हुआ जिसे कि कॉन्वेक्स पार्ट कहते हैं। तो कॉनकेव पार्ट में ही ब्लड वेसल्स भी जाते हैं और उससे यूरेटर भी निकलते हैं। बच्चों, किडनी के 2 पार्ट, किडनी अंदर से 2 पार्ट में विभक्त होते हैं। बाहरी पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स किडनी का कहलाता है और अंदर में देख रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट पार्ट दिख रहा है, ये मेड्यूला कहलाता है। मेड्यूला कॉर्टेक्स में बहुत सारे अनगिनत एक छोटी संरचना होती है जिसे कि नेफ्रॉन कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने अभी किडनी की संरचना को देखा। किडनी की नहीं, बच्चों, आप लोगों ने मनुष्य में मौजूद उत्सर्जन तंत्र को देखा। तो इस उत्सर्जन तंत्र के कितने पार्ट थे? बता सकते हैं? चलिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा क्या था? वृक्क, इसे क्या कहते हैं? किडनी भी कहते हैं अंग्रेजी में। दोनों आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। दूसरा क्या है? मूत्रवाहिनी। जिसे क्या कहते हैं? यूरेटर। तीसरा क्या है? मूत्राशय। यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर। और फिर है मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये 4 भाग हैं उत्सर्जन तंत्र के। ये 2 मार्क्स में अक्सर लिखने के लिए आता है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के मौजूद विभिन्न अंगों के नाम लिखे। ये विभिन्न अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र।
अब आते हैं इसके पहले डायग्राम किडनी की ओर। आप लोगों ने डायग्राम में अभी देखा ही, ये किडनी सेम के बीज के आकार की इसकी संरचना होती है। तो ये बाहरी भाग जो है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और ये मिडिल का भाग जो है, ये पार्ट है, ये कहलाता है मेडुला। इस कॉर्टेक्स में बहुत सारे अनगिनत कॉम्पैक्टली एकदम सटे हुए अरेंज रहते हैं, मिलियंस में, जिसे कहते हैं एक छोटी संरचनात्मक इकाई इसकी किडनी की है, और वही मुख्यतः कार्य करता है, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जैसे कोशिका है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, वैसे ही नेफ्रॉन है किसकी संरचनात्मक इकाई? किडनी की, वृक्क की। यही कार्य करता है किडनी के अंतर्गत, जिसके कारण कि ये उत्सर्जी पदार्थों को निकालने में किडनी सक्षम होता है। बच्चों, अब चलते हैं हम लोग नेफ्रॉन के पार्ट्स को देखते हैं जो कि किडनी में अरेंज रहता है। बच्चों, किडनी की छोटी इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन, और ये मिलियंस में रहते हैं वृक्क के अंतर्गत। तो चलते हैं, देखते हैं नेफ्रॉन को कि उसकी संरचना कैसी होती है। बच्चों, आप लोग स्क्रीन पर जो स्लाइड देख रहे हैं उसमें देख पा रहे हैं कि एक कप जैसी संरचना है, जिसे कि बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं, और उसके अंदर बाउमेंस कैप्सूल के अंदर देख पा रहे हैं कि रेड कलर का एक उलझे हुए धागे जैसी संरचना है, जिसे कि ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल दोनों मिलकर के बनाते हैं एक, यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, आप लोग जानिए, मैलपिगियन ट्यूब्यूल कहते हैं। यानी ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल मिलकर के क्या बनाते हैं? मैलपिगियन ट्यूब्यूल। और बाउमेंस कैप्सूल का नीचे का भाग जो आप देखते हैं वो कुंडलित है। इतना, अगर इतना आप लेवल नहीं कर सकते हैं तो 3-4 लेवलिंग आप इसमें याद रखिए, बाउमेंस कैप्सूल को ज़रूर लेवल कीजिए। दूसरा है ग्लोमेरुलस, और बाउमेंस कैप्सूल का जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं कुंडलित होकर के और फिर एक बड़े से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जोड़ा। तो ये कुंडलित संरचना कहलाती है हेनले ऑफ लूप। कहीं हेनले ऑफ लूप लिखा हुआ दिखेगा आपको, और कहीं लूप ऑफ हेनले भी लिखेगा, दोनों का मतलब एक ही है। और ये हेनले ऑफ लूप अंत में जाकर के एक कलेक्टिंग डक्ट में निकलता है। तो ऐसे इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़ते हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट फाइनली, आप लोगों ने अभी तुरंत संरचना देखी थी किसकी? उत्सर्जन तंत्र की। तो ये आपको मूत्रवाहिनी से, जो सिर्फ किसी भी किडनी से है, ऐसे कई कलेक्टिंग डक्ट मूत्रवाहिनी में खुलते हैं और फिर वो जाकर के मूत्राशय में मिलता है। अब समझते हैं इस नेफ्रॉन के कार्य को, ये कार्य कैसे करता है। साथ ही साथ इसमें क्या देख रहे हैं? इस हेनले ऑफ लूप को ब्लड वेसल्स कई तरीके से कुंडलित होकर के चारों तरफ से घेरे हुए हैं, कह सकते हैं कि उसको पैक किए हुए हैं। अब एक एक करके इसके कार्यों को भी समझते हैं इसी डायग्राम के माध्यम से, क्योंकि डायग्राम सामने रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। रेनल आर्टरी के द्वारा आप जैसे देख पा रहे हैं कि ग्लोमेरुलस में आपको जाता है ब्लड। अब यहाँ ब्लड जब ग्लोमेरुलस में जाता है, ग्लोमेरुलस कार्य करता है छन्नी की तरह। जैसे हम लोग चाय छानते हैं ना, तो चाय पत्ती डालते हैं, चाय डाले तो छन्नी में चाय पत्ती रह जाता है और बाकी लिक्विड पार्ट निकल जाता है। तो वही यहाँ है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो छन करके निकल जाते हैं, और यहाँ ग्लोमेरुलस में कुछ यूजफुल भी पार्टिकल हैं जो नहीं छनते हैं, वो फिर से घुसता है ग्लोमेरुलस में, उसको एफेरेंट आर्टीरियोल कहते हैं, और जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? इफरेंट। ए से इंटर करने वाला और निकलने वाला इफरेंट।
तो इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू फिर वो बाद में शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचा दिए जाते हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलस से छन करके बॉमन्स कैप्सूल के ट्यूब्यूल में जब आता है, आपको छना हुआ भाग लिक्विड पार्ट है, उस लिक्विड पार्ट में भी बच्चों बहुत सारे जो यूजफुल मटेरियल है वो रहते हैं और मैक्सिमम जल का भाग होता है। तो यहाँ से होता क्या है कि आपको जो यूजफुल मटेरियल आप देख रहे हैं ना कि वेन और वेनलेट्स का पूरा नेटवर्क इसको घेरे हुए है, तो जो यूजफुल पार्ट है और अतिरिक्त जल वो यहाँ से इसके दीवालों से वेन और वेनलेट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं अतिरिक्त जल और शरीर में पहुँचा दिए जाते हैं। यानी जल का संतुलन यही हेनले ऑफ लूप से आपको मेंटेन होता है, जिसे कि मैंने पहले भी बताया था ऑस्मो रेगुलेशन। यानी जल अगर ज़्यादा है तो वेन और वेनलेट की दीवारों के द्वारा हेनले ऑफ लूप से अवशोषित होकर ब्लड वेसल्स के द्वारा आपको पहुंच जाएगा शरीर के विभिन्न भागों में और जल का संतुलन बना रहेगा। और अगर जल कम है तो इनके ब्लड वेसल्स के द्वारा अवशोषित नहीं होंगे, वो सीधे हेनले ऑफ लूप के माध्यम से होता हुआ वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएगा। यानी जब जल ज़्यादा रहेगा तभी ब्लड वेसल्स के द्वारा अवशोषित होगा, और अगर जल कम होगा तब अवशोषण की प्रक्रिया नहीं होगी। यानी रीएब्जॉर्प्शन यहाँ जल का होता है, और जो कुछ यूजफुल हैं और जो फाइन पार्टिकल्स हैं अगर ऐसे कुछ, वो भी अवशोषित होते हैं। जल और यूरिया, यूरिक एसिड ऐसे जो विषाक्त पदार्थ हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में हेनले ऑफ लूप के द्वारा होते हुए पास होते हुए चले जाते हैं, और फाइनली ये मूत्रवाहिनी के द्वारा होते हुए मूत्राशय में पहुंचते हैं। और जब मूत्राशय की थैली भर जाती है तब उससे आपको मूत्र के रूप में ये बाहर निकाल जाते हैं। पोषण की प्रक्रिया में और ख़ास करके प्रोटीन के ब्रेकडाउन में जो विषैले पदार्थ बनते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अतिरिक्त जल, वो आपको उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। गैसियस रूप में जो पदार्थ होते हैं बच्चों, वो आपको फेफड़े के द्वारा और श्वासोच्छ्वास के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया में बाहर निकलते हैं। बच्चों कभी कभी पूछा जाता है कि यूरिन में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी आता है। तो मुख्यतः क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, जल होता है। करीब करीब ये 96% जल होता है आपको, और इसके बाद बाकी ये यूरिया और यूरिक एसिड। और जब अगर हमारा जैसे कि ग्लूकोज, जैसे जब आपको डायबिटीज़ किन्हीं को हो जाता है, उस केस में, या हमारे शरीर में, हमारा शरीर ऐसी अगर कोई बीमारियों से प्रभावित होता है जो शरीर में कार्य नहीं कर पा रहा है, उस केस में अन्य भी कुछ पदार्थ इनके अलावा भी पाए जा सकते हैं। जैसे ग्लूकोज पाया जाता है जब अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या ग्लूकोज का प्रॉपर उपयोग शरीर में नहीं हो रहा है, तो जैसे डायबिटीज़ के केस में, तो ऐसे केस में यूरिन में आपको ग्लूकोज की भी थोड़ी मात्रा मिलती है। नहीं तो क्या है कि ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से, जैसा कि अभी मैंने नेफ्रॉन के डायग्राम में बताया आप लोगों को। तो अब यहाँ आते हैं कि किडनी में 2 तरह, किडनी क्या क्या कार्य किया। एक तो कार्य किया उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का, किसको, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला। और दूसरा क्या किया, किडनी का दूसरा कार्य क्या हो गया कि ये जल का अवशोषण करता है और कुछ पोषक तत्वों का भी जो आ जाते हैं ब्लड के माध्यम से, कुछ पोषक तत्व का भी रीअब्जॉर्प्शन करता है। कुछ पोषक तत्व में जैसे ग्लूकोज हो गया, तो इनका रीअब्जॉर्प्शन, कहने का मतलब कि पुनः अवशोषण का कार्य। एक हो गया कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो वहाँ होता है,
आपको बॉमन्स कैप्सूल में, और दूसरा होता है पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन का कार्य होता है हेनले ऑफ लूप जो बॉमन्स कैप्सूल से निकलता है। ये जो लूप है, इस लूप में क्या होता है, पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है और फिर ये पुनः अवशोषित होकर के जो वेस्ट मटेरियल और जल है जो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है। ऐसे कई कलेक्टिंग डक्ट फिर आपको मूत्रवाहिनी में मिलते हैं और फिर उससे वो इकट्ठा होता है मूत्राशय में सारे जल के साथ मिलकर के और बाहर निकलते हैं। इस तरीके से जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है और वेस्ट मटेरियल को, पॉइजनस मटेरियल को निकालने का कार्य करता है। बच्चों, इन दोनों डायग्राम जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया, ये दोनों डायग्राम 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। नेफ्रॉन का अलग से डायग्राम आता है पूरे 5 नंबर का। एक्सप्लेन करना बहुत बार नहीं रहता है कि 5 नंबर में डायग्राम बनाइए और लेबलिंग कीजिए। बच्चों, डायग्राम जब भी बनाए तो उसमें लेबलिंग का भी उतना ही इम्पॉर्टेंस होता है। तो कम से कम यहाँ ग्लोमेरुलस, बॉमन्स कैप्सूल, हेनले ऑफ लूप, कलेक्टिंग डक्ट, ये 4 तो कम से कम ज़रूर दिखाइए। अगर इतना भी दिखा देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाके, और बाकी तो ज़्यादा है तो एफेरेंट आर्टीरियोल, इफेरेंट आर्टीरियोल भी दिखा सकते हैं। और ये बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर के क्या बनते हैं, मालपीगियन कैप्सूल। उसके बाद दूसरा डायग्राम आता है जो किडनी का, आप लोग उत्सर्जन तंत्र का आप लोगों ने देखा, इसका भी आपको आता है। तो अगर आपके पास समय ना हो तो जितना जल्दी अगर रफ डायग्राम भी बनाएंगे तो कम से कम फुल मार्क्स तो नहीं, लेकिन कुछ कट करके, जैसे यहाँ वृक्क इसको दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए मूत्रवाहिनी, ये यूरेथ्रा, ये मूत्र थैली और ये मूत्रमार्ग। तो ये 4 लेबलिंग अगर दिखा देते हैं, ये भी आता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसका अभ्यास आप लोग ज़रूर कीजिए। जो डायग्राम आपको आसान लगता है आप वैसे डायग्राम का अभ्यास लीजिए अपने तरीके से, लेकिन लेबलिंग भी साथ साथ आप याद रखें। इसके बाद लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन आता है कि कैसे ये पूरा उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। तो ये करीब करीब आपके लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन हो गए। लिखना कैसे है, तो उत्सर्जन तंत्र कैसे कार्य करता है ये अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। किताब में भी अगर आप SCERT या NCERT की जिसकी भी किताब पढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ में आपको इसके कार्य को लिखा गया है। कह सकते हैं कि SCERT की बुक में संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है, तो उतनी ही व्याख्या आपको करनी है कि कैसे उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है और मूत्र का निर्माण होकर के वो बाहर निकलता है। तो हम समझते हैं कि ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप यहाँ समझ गए होंगे, कैसे कार्य करता है, क्या बनता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में जैसे मैंने ये बताया, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बच्चों, आप चलते हैं कुछ प्रश्नों को देखते हैं, अगर आप लोग यहाँ समझ गए होंगे तो। सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आसान होते हैं कि उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर हम थोड़ा भी अपने चैप्टर को ध्यान से पढ़े और समझे होंगे तो इसका आंसर हम आसानी से दे पाते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं तो समझ जाते हैं कि ऑप्शन क्या होगा सही। पहला प्रश्न है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन। अगर आपको अभी याद है तो अपने दिमाग में इसे रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के टूटने से बनता है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, C ऑप्शन है NH3 और D ऑप्शन है इनमें A और C दोनों। प्रश्न 3 है बच्चों, अमोनिया कम विषैले पदार्थ में परिवर्तित होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अमोनिया बहुत ज़्यादा विषैला है, इसलिए शरीर में तुरंत एक कम विषैले पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन आपके हैं A यूरिक अम्ल, B यूरिया, C प्रोटीन
और डी सभी। प्रश्न 4 है, नेफ्रॉन किसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? कहीं कहीं आपको संरचनात्मक भी लिखा मिलेगा, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे संरचनात्मक लिखा हो या रचनात्मक लिखा हो। ऑप्शन, चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ए फेफड़ा, बी वृक्क, सी छोटी आंत, डी हृदय। छोटी आंत में एगो डंडा होगा सर। बच्चों ये चारों मैंने कुछ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं। इन चारों के हम समझते हैं कि अभी आपने अगर इस ध्यान से पूरे प्रक्रम को देखा होगा, इसके फंक्शन को समझा होगा, तो उत्तर तो आपके दिमाग में होगा। फिर भी चलिए मैं इसके उत्तर बताती हूँ और देखती हूँ कि इसके उत्तर क्या हैं। बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? सही आप लोगों ने बताया, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। दूसरा प्रश्न है, कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो एसिड जब भी टूटेगा, एमिनो एसिड प्रोटीन का हिस्सा है और प्रोटीन के टूटने से क्या बनता है? सही, NH3 बनता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। अमोनिया सबसे कम विषैले पदार्थ में किस परिवर्तित होता है? किस में परिवर्तित होता है? यूरिया में। ये अमोनिया कैसे बनता है? अमोनिया जल से अभिक्रिया करके तुरंत ही कम विषैले पदार्थ यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? वृक्क की। वृक्क क्या है? उत्सर्जन तंत्र का ही एक पार्ट है। बच्चों कभी कभी पूछे जाते हैं ये भी कि हमारे शरीर में वृक्क कितने होते हैं? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, कितने हैं हमारे शरीर में? तो 2 हैं। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न होते हैं, थोड़े ब्रेन अप्लाइंग प्रश्न, कि हमारा क्या एक वृक्क अगर नहीं कार्य करता है तो उत्सर्जन की क्रिया होगी? हाँ, नहीं, या इससे जुड़े हुए तो क्या होगा? या उत्सर्जन की क्रिया कम होगी? ऐसा भी रह सकता है, होगी, नहीं होगी, कम होगी, मनुष्य मर जाएगा। तो अगर एक वृक्क नहीं कार्य करता है और एक वृक्क कार्य कर रहा है तो उत्सर्जन की क्रिया है, क्या आंसर होगा? उत्सर्जन की क्रिया होगी। उत्सर्जन की क्रिया तभी प्रभावित होती है जब दोनों कार्य नहीं करते हैं। आप लोगों ने कभी कभी सुना भी है कि अगर किसी का किडनी मैच करता है तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, यानी परिवार के लोगों का ही ज़्यादातर किडनी मैच करता है। जब मैच करता है सर, कई लेवल हैं, वो डॉक्टरी लेवल पे मैच करते हैं, फिर उसके किडनी, वो आदमी किडनी डोनेट करता है। तो कैसे डोनेट करता है? यानी एक किडनी देता है तो दूसरा व्यक्ति भी जिंदा रहता है और पहला जिसके पास एक किडनी बचा हुआ है वो भी जिंदा रहता है। तो एक किडनी पे भी इसके यहाँ आंसर होगा कि उत्सर्जन की क्रिया होगी। बच्चों तो ये चारों आंसर तो आप लोगों ने देख लिया। यहाँ जैसे किडनी की प्रक्रिया बताने के क्रम में मैंने बताया कि किडनी अगर ट्रांसप्लांट होता है, एक किडनी भी किसी को डोनेट होता है तो वो कार्य कर सकता है। बच्चों कभी कभी किसी के दोनों किडनी कार्य नहीं करते हैं सही तरीके से और कहीं से उसे किडनी नहीं भी मिल रही है, फिर भी कुछ दिन तक वो आदमी ज़िंदा रहता है। तो कैसे ज़िंदा रहता है? एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। ये डायलिसिस कैसे कार्य करता है, चलिए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, फिर हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बच्चों यहाँ देख पा रहे हैं कि जब कार्य नहीं करता है तो आपके शरीर के हाथ से ही, ज़्यादातर हाथ क्योंकि आसानी से रहता है तो हाथ से ही यूज किया जाता है। आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो निकाला जाता है पेशेंट से। आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और यहाँ डायलाइज़र जो दिखाया गया है, एक उपकरण होता है जिसे कि डायलाइज़र कहते हैं और कई लेवल स्तर होते हैं उसके डायलाइज़र में के। तो आपके शरीर से और एक उसमें पदार्थ भरा होता है जो विषैले पदार्थ को अवशोषित करता है। आप देख पा रहे हैं कि डायलाइज वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है और फ्रेश डायलाइज इधर से पास किया जाता है ताकि वो इकट्ठा हो। और फिर जब शुद्ध ब्लड हो जाता है, ब्लड क्लीन हो जाता है, तो फिर से वो शरीर में
दे दिया जाता है। तो जिसकी किडनी इस तरीके से नहीं कार्य करती है तो डायलिसिस के माध्यम से वो व्यक्ति उसका उत्सर्जन की क्रिया होती रहती है और वो जिंदा रहता है। बच्चों चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कुछ मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। जैसे पहला है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखें। बच्चों अभी ही मैंने बताया था कि उत्सर्जन तंत्र के 4 भाग हैं। कौन कौन से? तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये 4 हैं। ये 4 नाम लिख लीजिएगा। आपको जनरली ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी ईच कैरी हाफ मार्क्स, हर एक आधा नंबर है। 4 नाम लिखिएगा, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे और ये याद रखना भी मुश्किल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है? तो कम जटिल कौन है? अमोनिया। पहले भी मैंने बताया था ये कम जटिल है। यूरिया की संरचना जटिल है, लेकिन क्या है, जटिल तो कम है पर ये विषैला ज़्यादा है। तो आंसर होगा अमोनिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि द्वारा बाहर निकलते हैं? किस विधि? तो बहुत आसान उत्तर है, विसरण के माध्यम से। जो भी अमीबा, पैरामीशियम एक कोषीय जीव है, उसमें विसरण के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें। तो 2 कार्य अभी ही मैंने बताया था, यहाँ अभी देखिए है भी, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर में बने हुए वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, और दूसरा जल एवं अन्य कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण, फिर से अवशोषण करके शरीर में बाहर पहुँचाना, मतलब शरीर में फिर से पहुँचाना। तो 2 कार्य, मुख्य कार्य हैं, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन और जल एवं अन्य पदार्थों, पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, रीअब्जॉर्प्शन। तो ये 2 मुख्य कार्य हैं किडनी के, जो आप लिख सकते हैं। कुछ ऐसे भी और अन्य कार्य हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को याद करिए, ताकि 2 कार्य अगर आते हैं तो लिख सकते हैं आप। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तो मैंने पहले ही बताया, नेफ्रॉन का डायग्राम, उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम, और डायलिसिस भी आता है कभी कभी, डायलिसिस का डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए। तो तीनों डायग्राम का आप अभ्यास जरूर करेंगे। और उत्सर्जन तंत्र कार्य कैसे करता है उसका एक पैराग्राफ में लिखने के लिए। तो यही 4 तरह के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनका अभ्यास करते रहिए और फिर अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।